जय हिंद बच्चों। चलिए अंटार्कटिका के सैर पे चलें। जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं वो अंटार्कटिका के बारे में है। इसकी लेखिका है तिशानी दोशी और इसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंतिम छोर का सफर। आइए पढ़ते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. इस साल की शुरुआत में मैं एक रशियन रिसर्च वेसल पे गई। वेसल क्या होता है? शिप। रिसर्च यानी कि शोध। तो एक रूसी जहाज जिसके द्वारा हम शोध कर रहे थे, मैं उस पे थी। उसका नाम था द अकादमिक शुकाल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और वो आगे बढ़ रहा था किसकी ओर? विश्व के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाले कॉन्टिनेंट की तरफ, जिसका नाम है अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगैन 1309 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरा सफर मद्रास से शुरू हुआ, इक्वेटर के 1309 डिग्रीज नॉर्थ से, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और मेरे सफर की शुरुआत में और उसमें मुझे 9 टाइम जोन्स पार करनी थी। टाइम जोन्स यानी कि समय क्षेत्र। आप तो जानते ही होंगे कि यदि हम एक देश से दूसरे देश में जाएं तो समय कई बार अलग होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और जो समय भारत में हो रहा होगा वो यूएसए में नहीं होगा, या फिर जापान में नहीं होगा, या फिर जर्मनी में नहीं होगा। तो इसी प्रकार मद्रास से अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए उन्हें 9 टाइम जोन्स में से गुजरना था। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 जल स्रोतों में से, एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर्स, और बहुत सारे इकोस्फेयर्स। इकोस्फेयर्स यानी कि अलग अलग प्रकार का वातावरण। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. और जब मैंने आखिरकार अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट पे कदम रखा तो मैं कम से कम 100 घंटे से सफर कर रही थी। मेरा 100 घंटे का सफर गाड़ी में, हवाई जहाज में और जहाज में था। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. तो जो मेरे मन में पहला भाव आया अंटार्कटिका का एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप देख करके, अंटार्कटिका का विशाल एकदम सफेद रंग का लैंडस्केप, उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको देख करके, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ, और एकदम दूर दूर तक फैला हुआ, बिल्कुल ना खत्म होने वाला नीले रंग का क्षितिज, इसको देख करके मुझे बहुत ही आराम मिला। इसको देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Followed up with an immediate and profound wonder. और उसके बाद मैंने बहुत ही विस्मित भी महसूस किया। मैं बहुत ही हैरान हो रही थी। Wonder at its immensity. विस्मय था उसकी विशालता पे, its isolation, उसके isolation पे, उसके अकेले पड़े होने पे, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. और मुझे सबसे अधिक विस्मय तो इस बात पे हो रहा था कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय पर भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का, यानी कि एक ही जमीन के टुकड़े का भाग थे। जी हाँ, आप तो जानते ही होंगे कि गोंडवाना नाम का जो विशाल लैंड मास था उसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे का ही हिस्सा थे, अलग अलग नहीं थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स पहले, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist. एक बहुत ही विशालकाय, अमालगमेटेड का मतलब है आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ, कई सारी चीजों का जिसमें सम्मिश्रण है। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। ये सच में स्थित था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये जो आज के समय में अंटार्कटिका है उसके आसपास था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय चीजें काफी अलग हुआ करती थी। Humans hadn't arrived on the global scene
अभी मनुष्य ग्लोबल सीन पे नहीं पहुंचे थे, यानी कि मनुष्यों की उत्पत्ति अभी नहीं हुई थी। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और मौसम कहीं अधिक गर्म हुआ करता था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और इस कारण बड़े अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फौना यानी कि फूल पत्ती, शाक पत्ती हुआ करते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और 500 मिलियन साल तक गोंडवाना बहुत अच्छी तरह से फला फूला। थ्राइव्ड का मतलब है फलना फूलना। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. लेकिन लगभग उस समय जब डायनासोर्स पृथ्वी के सतह से गायब हो गए और मैमल्स आ गए, मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, the landmass was forced to separate into countries, तो वो जमीन का जो ये बहुत बड़ा टुकड़ा था, ये अलग अलग कंट्रीज में, ये अलग अलग देशों में बट गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और उसी ने जन्म दिया, उसी ने आकार दिया उस दुनिया को जिस दुनिया को आज हम देखते हैं। जो आज हम अलग अलग देश देखते हैं, ये उस समय के बाद ही हुआ। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी पार्ट टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अब अंटार्कटिका जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उस इतिहास का एक भाग बनना। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वीव कम फ्रॉम, ये जानना कि हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम लोग किस दिशा में जा रहे होंगे। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और हमें यह भी समझना है कि कॉर्डिलियन फोल्ड्स का और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का क्या महत्व है। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओजोन क्या चीज है, वो कैसे आई, कार्बन एवोल्यूशन क्या है, और उसका एक्सटिंक्शन क्या है, यानी उसका नष्ट होना क्या है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. अगर आप सोच के देखें कि एक मिलियन सालों में क्या क्या हो सकता है, तो ये आपका दिमाग बिल्कुल चकरा सकता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. आप कल्पना कीजिए, ऊपर एशिया है, जो आज का एशिया है, तो आज जो हम हिमालय देख रहे हैं, ये एशिया में भारत के नीचे से आकर के मिलने से और जुड़ने से बने हैं। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है वो बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में जाकर के मिल जाता है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और ड्रेक पैसेज खोल देता है जिससे कि बहुत ही ठंडा करंट पैदा होता है, सर्कमपोलर करंट पैदा होता है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और इससे अंटार्कटिका एकदम फ्रिजिड, फ्रिजिड यानी कि एकदम ठंडा, सूखा और हर समय जो बर्फ में पड़ा रहे, डेसोलेट यानी कि एकदम अकेला, एकदम वीरान, और दुनिया की सबसे नीचे ढकेला जाता है। For a sun worshipping South Indian like myself, मेरी जैसी सूर्य की उपासना करने वाली एक साउथ इंडियन व्यक्ति जिसने हमेशा गर्मी ही देखी है, और क्योंकि मद्रास से है, आप कल्पना कर सकते हैं मद्रास में तो बहुत गर्मी होती है। 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. 2 हफ्ते एक ऐसी जगह पे गुजारना जहां पे पूरी पृथ्वी का टोटल बर्फ का हिस्सा, कम से कम 90% हिस्सा एक बहुत ही ठंडी जगह पर है, ये विचार अपने आप में बहुत ही डरा देने वाला है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, केवल सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। कल्पना करके ही बहुत ठंड महसूस होती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप एक बहुत ही बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर चलने जा रहे हो, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और उसमें कोई भी ह्यूमन मार्कर्स यानी कि मनुष्य के कोई भी चिन्ह ना हो। नो ट्रीज, ना उसमें पेड़ हो। बिल बोर्ड्स, जैसे कि बोर्ड हम सड़कों पे अक्सर देखते हैं जिसमें विज्ञापन लगे होते हैं, वो भी ना दिखाई दें। बिल्डिंग्स, ना ही कोई बिल्डिंग्स दिखाई दें। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। और यहां पर आकर के जो
पृथ्वी के प्रति पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है जिससे कि हम चीजों को समझते हैं, उसका भाव और समय, ये दोनों चीजें जैसे खो जाती हैं। तो विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। जो विजुअल स्केल है, जो दृष्टि का स्केल है, वो या तो माइक्रोस्कोपिक होता है यानी बहुत ही छोटे, या फिर बहुत ही बड़े, द माइटी। midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries। midges और mites से लेकर के blue whales और उसके बाद icebergs यानी कि बर्फ के टुकड़े, जो कि देशों के बराबर बड़े होते हैं। The largest recorded was the size of Belgium। जो सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा पाया गया था, आइसबर्ग पाया गया था, वो बेल्जियम के साइज का था। Days go on and on and on in surreal 24-hour ऑस्ट्रल समर लाइट। दिन गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, खत्म ही नहीं होते, और ऐसा लगता है कि 24 घंटे की ऑस्ट्रल समर लाइट है। लगातार चलने वाली समर ऑस्ट्रल लाइट में दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एंड अ यूबिक्यूटस साइलेंस, यूबिक्यूटस मतलब सर्वव्यापी, ऐसी शांति जो सभी जगह पर छाई हुई है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल avalanche और कार्विंग आइस शीट। और वो शांति केवल तभी भंग होती, वो भी थोड़ी देर के लिए, जब कोई अवलांच यानी कि बर्फ का बड़ा सा हिस्सा नीचे गिर पड़ता, या फिर बर्फ की सतह कहीं ना कहीं से टूट जाती, तो केवल उसकी आवाज आती, उसके अलावा वहां पे कोई भी आवाज नहीं होती। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। तो इतनी शांति में, ऐसे माहौल में, ये सारा कुछ उस जगह को बहुत ही पवित्र रखता। कॉन्सिक्रेट का मतलब है पवित्र रखना। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history। ये एक ऐसा immersion है, ये एक इस प्रकार का डूबना है, इसमें उतर जाना है, जिससे आप बाध्य हो जाएंगे कि अपने आप को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, उसके परिवेश में रख के देखें। And for humans, the prognosis isn't good। और यदि हम मनुष्यों की बात करें तो लक्षण कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो लेखक ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि मनुष्यों के आने से पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उसके पहले केवल नेचर, केवल प्रकृति, वो ऐसी नहीं थी। इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं, आगे हम ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।